हाय स्टूडेंट, आई एम देविका बलोटिया और स्वागत है आप सभी का अंडरस्टैंडिंग स्टडी में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस रह गया था और इसके साथ ही मैं आज आपको कूलॉम का नियम एंड परावैद्युतांक यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से हमारा वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो पिछले वीडियो में हमारा रह गया था आवेशों का क्वांटीकरण, उसकी बात करते हैं। देखिए, आवेशों के क्वांटीकरण को जानने के लिए आपको सबसे पहले एक गुण जानना होगा कि आवेश का एक गुण होता है, उस गुण को हम कहते हैं आवेशों की परमाणुकता का गुण। ठीक है, आवेशों की परमाणुकता का गुण। इसके अनुसार होता क्या है कि हम आवेश को जो है वह अनिश्चित रूप में नहीं बांट सकते। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कहे तो एटॉमिसिटी। ओके, तो देखिए इसके अनुसार क्या है कि किसी भी विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। यह गुण आवेशों की परमाणुकता कहलाती है। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, ये आपको भी भले ही नहीं समझ में आएगा, आगे आ जाएगा। देखिए, हम विद्युत में आवेशन करवाते हैं तो क्या करते हैं, हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। ठीक है, हम जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो होता क्या है, दोनों वस्तुओं में आवेश उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो कोई सा भी हो। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हमने उसमें आवेशन करवाया, जब उसने रगड़ा हमने, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का, इसमें आवेशों का, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो है यहाँ पर सदैव पूर्णांक संख्या में होता है, यानी कि उसे हम जो है डिवाइड कर नहीं कर सकते। यानी कि पूर्ण संख्या से कहूँ तो आवेश जो है न्यूनतम आवेश, एक न्यूनतम मिनिमम आवेश जो है जिसका स्थानांतरण कर सकते हैं वो केवल एक होगा। ठीक है, यानी मैं 0.1, 0.5, 0.6 इसमें जो है आवेश का स्थानांतरण नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा और इसमें 0.5 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, ये नहीं होगा। न्यूनतम आवेश का आदान प्रदान जो है हमारा वो सदैव ही एक पूर्ण संख्या में होगा। न्यूनतम आवेश जो है वही हमारा एक होगा। यह है हमारा न्यूनतम आवेश, या हम कह सकते हैं न्यूनतम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हो। अब हम बात करते हैं, सीधा साधा हम ये कह सकते हैं कि आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत, कि सुन लीजिए, लिख लीजिए कि आवेश का स्थानांतरण सदैव पूर्णांक रूप में होता है, सदैव पूर्णांक रूप में होता है। ठीक है, अब आप नीचे अच्छे से एक लाइन लिख सकते हैं, या फिर किसी और कलर पेन से, या फिर अच्छे से पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वह आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो यहीं से हमारा एक फॉर्मूला भी निकल गया कि किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही हमारी आवेशों के क्वांटीकरण की सरल डेफिनेशन है। ठीक है, यानी कि देखिए, किसी भी वस्तु पर आवेश, तो आवेश हम किससे मानते हैं, स्मॉल q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मैंने ई से दर्शा दिया। अब इस आवेश का पूर्ण गुणज जो होता है वो इसके इंटू में आएगा, वो पहले आएगा। ठीक है, गुणा में आएगा, तो वो है हमारी स्मॉल n। मैंने वो संख्या मान ली पूर्ण गुणज वाली। ठीक है, अब जो है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, आवेशों के हिसाब से। अब देखिए, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पर मेरा Q तो है आवेश, वस्तु का आवेश, E जो है वो है मेरी इलेक्ट्रॉन का आवेश, एंड देन जो N है मेरे, वो N है हमारा
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉनों का जो है आदान प्रदान हुआ, जो भी आप मान सकते हैं। तो किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये हमारा आवेशों का क्वांटीकरण कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवेश के संदर्भ में जो है हमारे 2 पॉइंट है। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट की क्या होता है, आवेश जो है सदैव द्रव्यमान से संबंधित रहता है, यानी कि आवेश का जो संबंध है वो द्रव्यमान से है। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं होगा तो उसका आवेश भी नहीं होगा, ये हम कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, और वो अपवाद है हमारा, बताएंगे। देखिए, जो फोटोन होता है हमारा, वो फोटोन यानी कि जिसे हम प्रकाश का कण कहते हैं, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले में तो नहीं, मतलब 12th फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो जो फोटोन होता है वो क्या होता है, इसका द्रव्यमानहीन भी होता है, यानी कि इसका द्रव्यमान भी नहीं होता और इसका जो है आवेश भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बात समझ में आती है कि द्रव्यमान नहीं तो आवेश नहीं, लेकिन एक अपवाद है हमारा, और वो अपवाद है हमारा न्यूट्रॉन। जी हाँ, न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का आवेश जो है वो शून्य होता है। ठीक है, आवेश नहीं होता है, इसीलिए तो हम स्मॉल एन के ऊपर 0 लगाते हैं और न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं। ओके, नंबर 1 पॉइंट ये कंप्लीट हुआ। नंबर 2 है कि स्थिर आवेश जो होता है, यानी कि मेरे पास ये आवेश पड़ा है, एक क्यू आवेश मेरे पास पड़ा है, तो ये जो है केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। कि स्थिर आवेश सदैव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि एक गतिशील आवेश जो कि सदैव मोशन करता हो, चाहे वो थोड़ा बहुत भी हिलता डुलता हो, गति करता हो, तो गतिशील आवेश जो है वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो स्थिर आवेश जो है केवल विद्युत क्षेत्र, जबकि गतिमान आवेश स्थिर और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र वो उत्पन्न करता है। ओके, और इसके साथ साथ ही वो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी, रेडिएशंस भी उत्सर्जित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कूलाम का नियम। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम कूलाम नियम जो है एक फर्स्ट हमारा नियम है, एक टाइप से देखिए तो एक साइंटिस्ट का जो नियम है वो हमारा क्लास 12th फिजिक्स का पहला नियम है। इसे हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है एक विद्युत बल है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यानी कि विद्युत बल जो है क्या होता है, हम इससे कोई पूछ रहे विद्युत बल, तो देखिए कोई भी हमारा आवेश होता है ना, उसके सराउंडिंग में जो है वो एक इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है, इंटरेक्शन करता है, यानी कि एक अनुक्रिया करता है, कोई ना कोई प्रोसेस होती है इसमें। तो अगर इसके सराउंडिंग में, यानी कि एक आवेश के सराउंडिंग में कोई भी आवेश और भी आवेश है, तो उस आवेशों के मध्य जो है एक आकर्षण जो है वो होता है, यानी कि एक बल उत्पन्न होता है, दोनों आवेशों के बीच में एक बल उत्पन्न होता है, तो उसे जो है हम कहते हैं हमारा विद्युत बल। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो है हम बात करते हैं कि देखिए सन 1785 में, यानी कि 1785 में कूलाम हमारे वैज्ञानिक थे। इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया, और उस नियम को जो है हम कहते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन है इसकी, आप लिख लीजिए कि देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, प्लीज इसे ब्रैकेट में लिखना तो है आपको, लेकिन इसे कंपलसरी रूप से आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी और मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण हो या प्रतिकर्षण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पर मेरे दो आवेश मैंने मान लिए, यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश है मेरे, ठीक है, और एक हमारा Q1 है, एक मेरा Q2 है, ये Q1
एंड Q2 और इनके बीच की जो दूरी है मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हो गई मेरी R। तो मैंने क्या कहा है कि दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल यानी कि जो F बल है वो मेरा समानुपाती है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। समानुपाती किसके हैं? दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर है। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास ये आ गया एंड एक मैं ये कह रही हूँ कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला ये जो बल है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दोनों आवेश है मेरे Q1 Q2, इनके बीच की जो दूरी है वो मेरी R और इसका वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये मेरे पास दो मेरी इक्वेशन निकल कर आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं मिला दूंगी तो मेरे पास जो है इसका नियम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी तो यहाँ पर मेरा एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, जिसे मैंने K माना है, K मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मेरा कूलॉम का नियम आ गया। अगर आपसे कोई कूलॉम का नियम पूछे तो आप उसे ये बता सकते हैं। ओके, इट्स अ कूलॉम नियम, इट्स अ कूलॉम लॉ। ओके, एंड देखिए यहाँ पर जो मेरा K है ना, ये अभी हम निर्वात की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यानी कि K जो है हमारा ये क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारा यहाँ पर। तो इसका जो निर्वात में या फिर मैं कहूँ कि हवा में, ठीक है, जो मात्रक है वो है SI मात्रक जो है वो है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये जो साइन है हम इसे एप्सिलॉन कहते हैं और इसके नीचे जब 0 लग जाता है तो हम इसे एप्सिलॉन नॉट करते हैं। लिखने में हम इसे ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। ओके, एक एक चीज का मैं ध्यान रख रही हूँ, अच्छे से अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो समझ में आ जाए। ठीक है, इसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। ठीक है, बुक में जो है ये इस टाइप से ई टाइप से लिखा हुआ है और जब हम लिखते हैं तो हम इसे यूं लिख देते हैं। ओके, ठीक है, अब देखिए ये जो है मेरा K, इसका मात्रक है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका जो मान है हमारा वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो है ये मात्रक है, मात्रक निकालना मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ इसका। तो देखिए मात्रक हमारा कैसे निकलेगा, मात्रक निकलेगा हमारा इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जो है मैंने K का मान निकालना है। तो K इज इक्वल टू, अब जब K इज इक्वल टू में है तो R स्क्वायर जो है F के गुणा में चला जाएगा, तो F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ओके, अब देखिए बल है हमारा यहाँ पर, तो बल का जो मात्रक है वो होता है मेरा न्यूटन। R मेरी यहाँ पर दूरी है यानी कि मीटर में, तो मैंने यहाँ पर मान लिया इसका मीटर और ये स्क्वायर में, इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर अपॉन ये दोनों आवेश हैं। आवेश का मात्रक हमारा कूलॉम होता है, मैंने पहले बताया था आपको। कूलॉम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर दो आवेश हैं, जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा कूलॉम स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए मेरा K का जो मात्रक है वो आया है यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक ज्ञात करना हो तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करना है हमें, यहाँ एप्सिलॉन नॉट का जो है इस इक्वेशन से हमारा मात्रक निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन नॉट रखना है और फिर मुझे फॉर्मूला बनाना है। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या हो जाएगा, अगर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है तो मेरा 1/1 मिनट। तो देखिए जब भी आपको ऐसे में यहाँ पर प्रॉब्लम हो कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे गुणा में है, भाग में है, कैसे है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो हमें क्या करना है, दोनों को गुणा करना है। ठीक है, इसे हम छोटे क्लासों में वज्र गुणा भी कहते थे। ठीक है, तो अपॉन में मैंने 1 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा क्या हुआ, K जो है इससे गुणा हो गया, तो मेरा क्या आया, K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1। अब मुझे एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करता है, तो मैं क्या करूंगी, एप्सिलॉन नॉट मेरा यही रहेगा एंड जो ये K 4 पाई है वो मेरा बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा 1/4 पाई K, आप कैसे भी लिख सकते हैं K 4 पाई, लेकिन 4 पाई K जो है इजीली याद रहने में अच्छा है।
ठीक है। अब देखिए जो के है पाई जो है इसका कोई मान भान नहीं होता है, मान नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो है हम इसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं यहाँ पर। और के जो है हमारा इसका मात्रा क्या आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जब ये है जो है इस बटे हुए के ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये गुणा होता है। ये गुणा कैसे होता है मैं ये भी आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर ऐसा होगा, ये जो 1 है ना इसके नीचे हमने एक 1 और मान लिया बटे हुए में, ठीक है। अब क्या किया, हमें इस संख्या को ऊपर भेजना है तो यहाँ पर मैं गुणा का साइन लगा दूंगी, ठीक है। यहाँ पर मेरी 2 संख्या ये बटे हुए में है, तो क्या होगा सी स्क्वायर जो है जब ये गुणा होगा ना, गुणा का साइन लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये इस वाले ऊपर वाले 1 के गुणा में आएगा, ठीक है। सीधी सी बात है कि हमें इसको उल्टा करना है, सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर करना है, तो सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ गया, वो है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, आया समझ में या नहीं आया? आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब जो ये मेरा एप्सिलॉन नॉट है ना, ये है मेरी निर्वात की विद्युतशीलता, मैं इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब जो है इसका मान जो होता है वो भी हमें याद रखना पड़ेगा, आगे बहुत सारे इक्वेशन में हमें इसका मान रखना पड़ता है। इसका मान होता है हमारा 8.85, ही हम मान 8.85 ही लिखते हैं, यहाँ पे 4 भी होता है, ठीक है। तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब जो मात्रक है मैंने ये तो लगाएंगे ही, हम मात्रक के बिना तो आंसर गलत हो जाता है। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। ये भी मेरा एक मान निकल गया, ये भी मेरा एक मान निकल गया, यहाँ पर ये है ही है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये निकाला ही है, कितनी सारी चीजें निकल के आ गई, ठीक है। अब देखिए जो है मैं पहले यहाँ पर लिखना भूल गई थी, इसे हम के की जगह हम यहीं पर इसका मान रख सकते थे, इक्वेशन यहीं पे हम बना सकते थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ कि F इज इक्वल टू, यहाँ पर जो मेरा के है ना, तो इस के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में मान रही हूँ, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये मेरा कंप्लीट लॉ निकल गया, ठीक है। जिसमें मुझे एक एक चीज पता है, यहाँ पर मैं सब चीजों का यहाँ पर मान रख के आंसर निकाल सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कुछ पूछे कूलॉम नियम में जो बल है मुझे ज्ञात करना हो, तो मुझे अगर आवेश दिए हुए हो, इनकी दूरी दी हुई हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आराम से इसका मान रख के आंसर निकाल सकती हूँ। एप्सिलॉन नॉट का भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते, देखिए ये तो हो गई हमारी, ये जो है हमारा वो है निर्वात की विद्युतशीलता। अगर ये किसी माध्यम में हो, यानी कि हमारे जो आवेश है वो निर्वात में ना होकर के किसी भी माध्यम में, या फिर कोई गैस हो, कोई भी आप माध्यम मान सकते हो एक टाइप से, तो उसमें हो तो हम उसके लिए जो है एक और ये कूलॉम नियम बताएंगे। तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पर पहले आपको बोला था कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो है मेरी निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन जो है यहाँ पर एक एप्सिलॉन आएगा, सॉरी एप्सिलॉन यहाँ पर जहां पर जीरो हमारा नहीं आएगा, तो एप्सिलॉन को जो है मैं माध्यम की विद्युतशीलता कहूंगी, ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता, ये यहीं पर नीचे आ जाएंगे। ओके, तो देखिए अगर मेरा अगर F इज इक्वल टू मेरा हो माध्यम के अंदर, ठीक है, तो मुझे ऐसे लिखना है यहाँ पर F, नीचे ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ माध्यम में, ठीक है। तो F इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, 1/4 पाई, जो भी हमने चीजें पढ़ी थी वो एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह जहां पर हमारा एप्सिलॉन नॉट था वहां पर हमें ओनली एप्सिलॉन लगाना है, और मेरी ये निर्वात की विद्युतशीलता आ जाएगी, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ओके, ये मेरी माध्यम की विद्युतशीलता आ गई, वो निर्वात की थी, ये माध्यम की विद्युतशीलता हमारी हो गई। ओके, ये हमारा कूलॉम का जो नियम है वो कंप्लीट हुआ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन का और एप्सिलॉन नॉट का जो दोनों का मेरा मात्रक है वो मात्रक सेम ही होंगे हमारे, यानी कि वो होंगे कूलॉम मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, और इनकी जो विमा होगी वो भी हमारी सेम होगी। देखिए विमा निकालना मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। एप्सिलॉन नॉट की हम बात कर लेते हैं, बात एक ही है चाहे आप कोई भी मानो।
एप्सिलॉन मानो एप्सिलॉन नॉट मानो, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा जो वो फॉर्मूला है वो क्या आया था कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान सकती हूँ कि कूलम जो है वो मेरा क्यू स्क्वायर अपॉन न्यूटन मेरा एफ हो गया, एंड जो मेरी उनके बीच की दूरी है वो मेरी मीटर स्क्वायर हो गई। ओके, अब जो है मुझे इनके मात्रक लिखने। देखिए कूलम जो है, मैंने उसका मात्रक आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कूलम जो है उसका मात्रक होगा हमारा एम्पियर सेकंड, ठीक है। तो इसकी विमा भी हमारी हो गई A1T1। ओके, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर है तो यहाँ पर A स्क्वायर T स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो T स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन, देखिए F जो है इसकी हमारी विमा होती है M1 L1 एंड T माइनस 2। ओके, M1 L1 T माइनस 2 इसकी विमा होती हैं। आप 11th के क्लास की बुक में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और मिल भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसकी भी विमा रख दी M1 L1 T माइनस 2 एंड मीटर स्क्वायर, तो ठीक है। तो मीटर स्क्वायर मेरी लेंथ हो गई, तो यहाँ पर लेंथ जो है मेरी L स्क्वायर हो गया। ओके, अब जो है हमें इसकी विमा असली में ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले जो हम ये बटे हुए में है हम इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि हमें आसानी हो। ओके, तो देखिए T स्क्वायर A स्क्वायर, अब जो है M मेरा यहाँ पर बटे हुए के ऊपर जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। यहाँ पर जो प्लस का जो चार्ज है यहाँ पर लगा हुआ वो जो घात है वो मेरी माइनस में बदल जाएगी, ठीक है। तो M -1 L, देखिए यहाँ पर मेरा एक तो L ये हो गया और 2 L मेरी ये हो गया, यानी कि L की पावर 1 एंड L की पावर 2, ये जो दोनों हैं मिलकर के L की पावर 3 हो जाएगी। अब जब ये ऊपर जाएगी तो L माइनस का 3 एंड T जो है वो मेरा ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 2। ओके, एंड ये जो मेरा T माइनस का 2 था, जो ये मेरा ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 में हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अब मैं विमा ज्ञात कर रही हूँ, तो M -1 L -3 T, देखिए यहाँ पर T की पावर 2 ये है, T की पावर 2 ये, दोनों प्लस में जुड़ जाएगी 4। ओके, एंड M एड T हो गया मेरा एंड A2। ओके, ये हमारी विमा निकल कर आ गई है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेरा नेक्स्ट पॉइंट परावैद्युतांक, यानी कि इंग्लिश में बोले तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका हमें जो है इसकी थ्योरी जानने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि जो कूलम है, तो कूलम ने क्या किया, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हमारे। तो उन्होंने क्या किया, 2 नियत मान वाले विद्युत आवेश लिए और उन दोनों आवेशों को एक नियत दूरी पर जो है रख दिया और उनके मध्य में कार्यरत विद्युत बल का उन्होंने अवलोकन किया, यानी कि उसको जो है ऑब्जर्वेशन किया उसका, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो 2 आवेशों के मध्य जो विद्युत बल हमने ज्ञात किया था तो वो जो है अलग अलग माध्यम में रखा। मैंने बोला था ना, जब निर्वात में है तो एप्सिलॉन नॉट और माध्यम में यानी कि एप्सिलॉन, तो उन्होंने अलग अलग माध्यम में रखा, जैसे कि कोई कुचालक माध्यम किसी धातु के बीच में हो या फिर सुचालक माध्यम में। तो उन्होंने क्या पाया कि निर्वात में जो विद्युत बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में जो हमारा F होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। एंड जो कुचालक होता है, कुचालक पदार्थों में, कुचालक माध्यम में, तो कुचालक माध्यम में जो मेरा विद्युत बल आया था F, वो क्या होता है, वो होता है लेस देन टू F, यानी कि कुचालक पदार्थ में जो मेरा F का मान निकलता है वो निर्वात की अपेक्षाकृत कम होता है, यानी कि निर्वात में जो मान आया था इससे मेरा मान जो है वो कम होगा, ठीक है। और जो सुचालक है, सुचालक पदार्थ, ठीक है, तो सुचालक में जो है वो बल का मान 0 उन्होंने ऑब्जर्वेशन उसका किया, ठीक है। तो इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि, तो देखिए हमारी परावैद्युतता की परिभाषा आ चुकी है, किसी भी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। समझ में आया कि माध्यम की उपस्थिति में जो हमारा आवेशों के मध्य बल होता है वह बल निर्वात की तुलना में जो बल था उससे कम प्राप्त होता है। तो निर्वात की तुलना में माध्यम की उपस्थिति में आवेशों का बल जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम की परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ परावैद्युतांक कहते हैं। अब देखिए परावैद्युतांक को जो है हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर विशिष्ट परावैद्युतता भी कहते हैं। इंग्लिश में कहे तो रिलेटिव परमिटिविटी एंड स्पेसिफिक
स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ओके, अब परावैद्युतांक को जो है हम एप्सिलॉन आर से निरूपित करते हैं, एप्सिलॉन आर। अब देखिए एप्सिलॉन आर जो है इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, निर्वात या वायु की उपस्थिति में जो बल है वो F एंड माध्यम की उपस्थिति में जो बल है मेरा FM, M मीन्स माध्यम। ओके, तो देखिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F जो मेरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई। यहाँ पर देखिए माध्यम है तो इसलिए हम एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। देखिए सारी चीजें से सारी चीजें कट जाएगी, इस Q1 से ये Q1 Q2, ठीक है, R स्क्वायर से ये R स्क्वायर, ये 4 पाई से 4 पाई, सब कुछ कट गया। बचा क्या हमारे पास, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। ये मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया। सॉरी, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी, वो है हमारे साइन की। देखिए 1 मिनट, आप इसे अभी तक भूल जाइए अभी के लिए। देखिए यहाँ पर जो है बटे हुए में ये नीचे संख्या है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो किस प्रकार से होगी, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ये इनटू मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। अब ये जो बटे हुए में यहाँ की नीचे चीजें हैं वो ऊपर जाएगी, ठीक है, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में फिर ये रहेगा हमारा 1 इंटू Q1 Q2, ठीक है। अब जो है हम मान सकते हैं कि कैंसिल आउट हम यहाँ से भी कर सकते हैं इस प्रकार से, Q1 Q2 से Q1 Q2 ये कैंसिल हो गया, इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, यहाँ पर ऊपर की इक्वेशन में इसे भूल जाइए आप और ऊपर वाली को देखिए, तो हमारा बचता क्या है, एप्सिलॉन, और ये बटे हुए में है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मेरा एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का, हमने मिस्टेक कर दी थी। एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को किसी माध्यम का या फिर उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है एप्सिलॉन R ये विमाहीन है और मात्रकहीन है, क्योंकि इन दोनों के मात्रक सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर जो है वहां पे 0 आ जाएगा मात्रक में और विमा में। तो एप्सिलॉन R जो है परावैद्युतांक वह विमाहीन और मात्रकहीन होता है। ओके, एंड जो है यहाँ पर मैं एक आपको सारणी बना के दे रही हूँ, उसे आप पढ़ सकते हो कि किस माध्यम में हमारा परावैद्युतांक क्या होता है। ओके, जस्ट वेट प्लीज। तो देख लीजिए, हवा में 1.00059, कांच में 5 to 10। अब देखिए 5 to 10 बोलने में अटपटा लग रहा है क्योंकि हमारा यह मात्रकहीन और विमाहीन है। ओके, एंड अब्रक में 3 to 6, पैराफिन मोम में 2.25, आंसू जल में 80, निर्वात में 1 एंड ग्लिसरीन में 42.5, रबर में 7, ऑक्सीजन में 1.00053। हवा में और ऑक्सीजन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। सुचालक यानी कि कोई भी सुचालक पदार्थ, इसमें है इन्फिनिटी यानी कि अनंत। इस साइन को जो है हम इंग्लिश में इन्फिनिटी कहते हैं, अनंत। अगर हमें अनंत को शॉर्ट में लिखना होता है तो हम इस साइन का यूज करते हैं, यानी कि 8 को जो है वो हम आधा कर देते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा या बुरा लगा। और अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। चैनल नया है, अगर आप भी नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ यानी कि अपने क्लासमेट्स के साथ जो आपके साथ पढ़ते हो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है, तो प्लीज उनको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियो, अच्छी सी वीडियो, समझाने वाली वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।